अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मीर इस्लाम एंड आई एम योर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। तो आज जैसा कि हमारा थर्ड लेक्चर है, अपने पहले दो लेक्चर में हमने पढ़ा कि प्रॉब्लम क्या होती है और प्रॉब्लम को कैसे डिफाइन करते हैं, और सेकंड लेक्चर में हम पढ़ाए थे कि अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम कैसे काम करती है। तो आज हम देखेंगे कि हमारे पास जो लेक्चर 3 है कि हमारे पास प्लानिंग का सोल्यूशन क्या है, कि हम सोल्यूशन को कैसे प्लान करते हैं। तो आई सजेस्ट कि अगर आपने इसके प्रीवियस लेक्चर नहीं लिए हुए तो आप लेक्चर 1 और जो लेक्चर 2 है वो आप काइंडली लें, ताकि आपको समझ आए कि प्रॉब्लम क्या है और प्रॉब्लम को कैसे डिफाइन करते हैं और प्लानिंग का सोल्यूशन कैसे काम करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3। तो हमारे पास प्लानिंग का सोल्यूशन क्या है। देखिए, प्लान का मतलब होता है मंसूबा बनाना। मंसूबाबंदी करने का मतलब होता है कोई प्लान करना। जैसे हम कहीं छुट्टियों का प्लान करते हैं कि हमने कहीं जाकर छुट्टियां गुजारनी है, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। इस तरह से अभी तक जो हम अपने दो लेक्चर पढ़ के आए हैं कि प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम को कैसे डिफाइन करते हैं, तो अब हम देखेंगे एनालाइजिंग का प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो प्लानिंग का सोल्यूशन के अंदर आता है कि आफ्टर एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम वी फॉर्मुलेट अ प्लान दैट मे लीड अस टुवर्ड द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। कि हमारे पास प्रॉब्लम को एनालाइज या अंडरस्टैंड करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम अपनी प्रॉब्लम को एक ऐसे तरीके के मुताबिक सॉल्व करें, प्लान करें, मतलब उसको सोल्यूशन निकालने के लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी ताकि हम एक अच्छा सोल्यूशन निकाल सकें। अब प्लानिंग के अंदर आपके पास कुछ स्ट्रेटजीज हैं जिनको हम यूज करेंगे और उन स्ट्रेटजीज के मुताबिक अपना हम सोल्यूशन क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। जिनमें सबसे पहली स्ट्रेटजी हमारे पास क्या है, डिवाइड एंड कंक्वर। अब डिवाइड का मतलब आप जानते हैं, किसी चीज को तकसीम करना, और कंक्वेयर का मतलब होता है फतह हासिल करना। अब ये इसका टोटल मतलब होता है किसी चीज को अगर आप डिवाइड कर दो तो फिर आपको उसको फतह करने में या फिर उसका सोल्यूशन निकालने में आपको इजी रहेगा वो काम। मतलब अगर मैं इसको कुल मिला के मतलब बताऊं कि अगर हम एक बड़ी प्रॉब्लम को डिवाइड कर लें तो हम उसका सोल्यूशन जल्दी निकाल पाएंगे। तो डेफिनेशन बताती है कि दिस स्ट्रेटजी डिवाइड्स अ कम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू द स्मॉलर प्रॉब्लम्स। कि ये स्ट्रेटजी क्या करती है, ये आपके किसी बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देगी। इसे हम क्या कहेंगे, डिवाइड एंड कंक्वर। छोटी सी एग्जांपल कंसीडर करेंगे। यहां पर हमारे पास क्या है, एक हाउस मौजूद है। अब एक घर मेरे पास है, उस घर में मेरे पास जो मेरी कुछ कीज हैं वो गुम गई हैं। अब अगर मैं कीज को ढूंढना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, तो क्या मैं सारे का सारा घर एक टाइम पर सर्च तो नहीं करूंगा ना। अगर मैं देखूं कि मेरे घर में अगर 3 रूम्स हैं और मुझे चाबी ढूंढनी है तो मैं 1 बाय 1 सर्च करूंगा। मैं अपनी सर्चिंग को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लूंगा। सबसे पहले मैं रूम 1 को सर्च करता हूं। रूम 1 को अगर मैं सर्च करता हूं, मुझे मेरी चाबियां नहीं मिलती हैं, तो मैं रूम 2 की तरफ मूव करूंगा। इस तरह से अगर मुझे मेरी चाबियां रूम 2 में नहीं मिलती हैं तो मैं रूम 3 में मूव करूंगा। मतलब अगर मैं पूरे घर को डिवाइड कर दूंगा, सबसे पहले मैं रूम 1 देखूंगा, मेरे पास फिर 2 रूम्स रह जाएंगे, उनको देखना ज्यादा ईजी हो जाएगा। अगर मैं रूम 2 भी सर्च कर लूंगा देन रूम 3 रह जाएगा, और इस तरह से मेरे पास तीनों को बारी बारी मैं सर्च कर लूंगा और मेरी जो सोल्यूशन है, जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो जल्दी निकल आएगा, मुझे चाबियां मिल जाएंगी। लेकिन अगर मैं सारी चीजों को, पूरे घर को एक बार ही सर्च करना शुरू करूं तो मेरे लिए डिफिकल्ट होगा। तो मुझे अपनी स्ट्रेटेजी के मुताबिक इन सबको डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि अगर मैं किसी बड़ी प्रॉब्लम को डिवाइड कर दूं तो फिर उसको सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। जैसे हमारे पास क्या है, एक मैथ की कोई इक्वेशन होती है। इसमें क्या करते हैं, अगर मेरे पास ये इक्वेशन लिखी हुई है, अब मेरे पास अगर ये इक्वेशन है, अब मैंने इसको फैक्टराइज करना है, तो सबसे पहले मुझे फर्स्ट स्टेप में इसके फैक्टर बनाने, मतलब इसके सॉल्व करने के लिए फैक्टर देखने पड़ेंगे, कौन से नंबर पे ये प्लस करूंगा तो मल्टीप्लाई करूंगा, एक एक, मतलब हर एक 1 बाय 1 आप स्टेप बनाओगे, जिससे क्या होगा, आपका सोल्यूशन निकालना बेहतर हो जाएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट ही अपने आंसर की तरफ जाने की कोशिश करोगे, बिना किसी इसके सोल्यूशन को, इसको सॉल्व किए बिना आप अपने आंसर को निकालने की कोशिश करोगे, तो ऑब्वियसली वो आंसर निकालना आपके लिए क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। जिसका मतलब कि हमें डिवाइड करके किसी प्रॉब्लम को हम जल्दी उसके सोल्यूशन तक पहुंच सकते हैं, बजाय कि अगर हम डायरेक्ट सोल्यूशन तक पहुंचने की कोशिश करें, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास डिफिकल्ट रहेगा। तो नेक्स्ट हमारे पास जो स्ट्रेटजी है वो हमारे पास है गेस, चेक एंड इम्प्रूव। अब गेस, चेक एंड इम्प्रूव के बारे में हम जो गेस है वो हम पहले अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाए हैं। तो गेस का मतलब होता है अंदाजा लगाना। मतलब हम जब किसी चीज के बारे में गैस लगाने की कोशिश करते हैं, मतलब अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं, तो वो ऑब्वियसली जो हमारा जो गैस है वो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर बेस करता है। अगर आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं और अगर आपका जो एक गैस है वो चल पड़ता है, और अगर आपने कोई गैस लगाया है किसी सोल्यूशन के बारे में, तो अगर वो गैस से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तो हम अपने गैस को चेक करेंगे सबसे पहले सेकंड स्टेप के ऊपर, कि जो गैस हमने लगाया है उसको चेक करेंगे और इम्प्रूव करेंगे।
अब इसकी एग्जांपल थोड़ी कंसीडर करते हैं। फर्स्ट कर लें एक छोटा सा मैथ का क्वेश्चन है। अगर मैं कहता हूँ 69 इसका अंडर रूट निकालना है। अब इसके लिए बहुत सारे आंसर्स मौजूद हैं, ठीक है। मतलब कुछ बच्चे हैं वो कुछ आंसर देते हैं, कोई 10 कहता है, कोई 11, कोई 12, कोई 13, कोई 14, जो भी आपके पास आंसर है। अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले गैस करेंगे, ठीक है। गैस करने का मतलब है अंदाजा लगाएंगे। अंदाजा कैसे लगाया जाता है कि अगर आपने पहले कभी ये क्वेश्चंस किया हो, ऐसे मतलब ऐसे क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हो, तो आप फौरन आपको याद आ जाएगा कि हमने इसका क्या अंडर रूट निकाला था। तो ये स्क्वायर रूट जो 69 है, जब आप इसको सॉल्व अगर पहले कर चुके हैं तो फिर आपको याद होगा, आप अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे, शायद 12 था, 13 था या 14 था, जो भी आप आंसर इसका देना चाहते हैं। तो जो आपका जो एक्सपीरियंस है, आपने पहले कभी क्वेश्चन किया हो तो फिर आपको गैस लगाने में ज्यादा आसानी रहेगी। जो चेक है, अब गैस लगाने के बाद सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है कि हम उसको चेक करेंगे। चेक से मुराद कैसे, आप इसे वेरीफाई करेंगे कैलकुलेटर के थ्रू, या इसको सॉल्व करने के बाद इसको वेरीफाई किया जाएगा। उस प्रोसेस को हम कहेंगे चेक। मतलब आपने अंदाजा लगाया, अब आप उसको क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। चेक करने के बाद अगर आपका सोल्यूशन निकल आता है, दैट मीन कि आपका आंसर ठीक है, और फिर आपको इस इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपने गैस किया, आपने चेक किया, और चेक करने के बाद आपका सोल्यूशन आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं आ रहा है, तो फिर आप उसे क्या करेंगे, अपने गैस को इंप्रूव करेंगे। तो इसलिए हमारे पास गैस, चेक, इंप्रूव, ये 3 तरह का जो एक हमारे पास 3 स्टेप के ऊपर एक प्रोसेस है ना, ये आइटरेटिव प्रोसेस है। अब आइटरेटिव क्या होता है, आइटरेटिव प्रोसेस कहते हैं ऐसी चीज को जो बार बार दोहराई जाए। मतलब एक बार पूरा आपने 3 स्टेप थे, आपने गैस किया, चेक किया, फिर इंप्रूव, फिर गैस किया, फिर चेक किया, फिर इंप्रूव। अगर आप गैस चेक करने के बाद आपका सोल्यूशन नहीं आता तो आप बार बार उसको इंप्रूव कर सकते हो, जिससे क्या होता है हमारे पास बेहतर सोल्यूशन हमारे पास बार बार आता रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्ट इट आउट, मतलब अमल दरामद करना। आपने अभी तक सबसे पहले क्या पढ़ा, आपने डिवाइड कंक्वेयर पढ़ा, फिर आपने गैस, चेक, इंप्रूव, सेकंड स्ट्रेटजी पढ़ी। थर्ड हमारे पास क्या, एक्ट इट आउट, कि अब आपने सारी चीजें करनी है, अब आपका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की बारी है कि अब आपने अमल दरामद करना है। अमल दरामद करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लिस्ट क्रिएट करते हैं स्टेप्स की, लिस्ट ऑफ स्टेप्स। जैसे फर्स्ट कर लें, छोटी सी एग्जांपल है, अगर आप बाजार जाते हैं तो बाजार जाने के लिए जो आपके पास लिस्ट होती है सामान की, आप एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। लिस्ट क्रिएट करने से क्या होता है कि आपको याद रहता है कि मैंने पहले की शॉप पे जाना है, कौन सी चीज लेनी है, सेकंड टाइम मैंने किस शॉप पे जाना है, कौन सी चीज लेनी है, जिससे क्या होगा, एक लिस्ट बनी होगी आपके पास। तो लिस्ट के मुताबिक आपके लिए चीजों को ऊपर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करना इजी रहेगा। अब ऐसा ना हो कि अगर आप लिस्ट ना बनाएं, आपने लिस्ट अगर नहीं बनाई है तो आप पहले किसी जगह पर चले जाते हैं और सेकंड टाइम आप सेकंड शॉप पर चले जाते हैं, फिर आपको याद आता है नेक्स्ट जो आइटम लिस्ट पे लिखी हुई है 5th या 6th, वो दोबारा पहले स्टोर से मिलनी थी, आप फिर वापस जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप वहां पर एक एक्ट इट आउट, अगर आप वहां पर एक अमल दरामद करने के लिए या फिर लिस्ट क्रिएट कर लेंगे, तो क्या होगा कि आपके जो स्टेप्स हैं वो आपके सोल्यूशन तक आपको जल्दी पहुंचा देंगे, क्योंकि आपको याद होगा आपने कौन से स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोटोटाइप। अब प्रोटोटाइप हमारे पास, इसको कहते हैं एक सैंपल मॉडल। असल में क्या होता है, ये एक सैंपल मॉडल होता है। सैंपल मॉडल होता किस चीज का, इसकी छोटी सी एग्जांपल कंसीडर करेंगे ताकि आपको साथ साथ समझ आए, डेफिनेशन भी और आप एग्जांपल भी समझ पाएं। अब मेरे पास एक कार का मॉडल यहाँ मेरे पास मौजूद है, मेरे पास यहाँ कार का मॉडल मौजूद है। अब मैं चाहता हूं कि इस कार के मॉडल को टेस्ट किया जाए, क्योंकि एक सैंपल मॉडल है। अब सैंपल मॉडल के ऊपर मैं हर तरह की टेस्टिंग कर सकता हूं, ठीक है। क्योंकि हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियां जो बन जाती हैं, मतलब कोई 500 गाड़ियां हैं, 1000 गाड़ियां हैं, वो इकट्ठी 1000 गाड़ियां नहीं बनती हैं, बल्कि सबसे पहले एक सैंपल मॉडल तैयार किया जाता है जिसको हम कहते हैं प्रोटोटाइप। उस प्रोटोटाइप के ऊपर हर तरह की टेस्टिंग की जाती है। मतलब फर्स्ट कर लेते हैं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि कार का इंजन चेक किया जाता है, ठीक है। कार की ब्रेक्स सही से काम कर रही है नहीं कर रही हैं। इस तरह से हम क्या करते हैं, कार का इंजन, ब्रेक्स और कार की बाकी तमाम फैसिलिटीज को भी चेक करते हैं। जिसमें क्या होता है कि हमारे पास जो प्रोटोटाइप है वो एक सैंपल मॉडल है, आप उसके ऊपर हर तरह की टेस्टिंग करते हैं, क्योंकि टेस्टिंग करने के बाद जो भी एरर्स आते हैं फिर उनको ठीक किया जाता है, और उन एरर्स को ठीक करने के बाद आप बाकी जितनी भी कार्स हैं, चाहे वो 500 कार्स हैं, चाहे वो 1000 कार्स हैं, वो तैयार की जाती हैं। जिसमें क्या एक फायदा क्या है प्रोटोटाइप के टेस्टिंग का, ताकि अगर आपकी कार के अंदर कोई भी खराबी आ जाती है, ठीक है, या आपकी कार के अंदर कोई भी एरर आ जाता है कि इसका इंजन ठीक से काम नहीं कर रहा,
तो वो आपको उसी सैंपल मॉडल में मिल जाता है। लेकिन अगर आप क्या करते हैं कि अगर आप इस सैंपल मॉडल को सही से टेस्ट नहीं करेंगे और इसमें कोई इशू रह जाता है, तो आगे तमाम गाड़ियों के अंदर वो मॉडल के अंदर वो तमाम जो मॉडल्स आप बनाएंगे उन सब गाड़ियों के अंदर वो इशू आगे चलता रहेगा। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है सैमसंग मोबाइल्स की। सैमसंग का एक मॉडल है रिसेंट ईयर्स में, उस मॉडल की टेस्टिंग जो है नोट 9 मेरे ख्याल से, उसकी ये नोट 8 या नोट 9 है। अब उसकी टेस्टिंग है वो इतने अच्छे तरीके से नहीं की गई, तो जब भी वो सैमसंग का मॉडल चार्जिंग पे लगता था ना, तो चार्जिंग पे लगने के बाद ब्लास्ट होना स्टार्ट हो जाता था। जिसका मतलब ये है कि अगर उस सैमसंग के मॉडल को सही से टेस्ट किया जाता तो सैमसंग के मॉडल की टेस्टिंग के दौरान उसके तमाम एरर्स निकल आते और फिर वही खराबी आगे तमाम सैमसंग के मॉडल्स में ना जाती। तो टेस्टिंग के बाद तो फिर क्या हुआ कि जब सैमसंग के जिन लोगों ने ये फोन्स खरीदे थे, जो जिनके पास इश्यूज आए, तो उन लोगों ने क्या किया, क्योंकि वो फोन वारंटीज के अंदर थे, तो फिर सारे फोन सैमसंग ने वापस लिए और सैमसंग को इतना बड़ा लॉस बियर करना पड़ा सिर्फ एक वजह से कि उन्होंने टेस्टिंग ठीक से नहीं की थी। तो प्रोटोटाइप इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी सोल्यूशन को निकालने के लिए, और किसी भी प्रॉब्लम को अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो आपके लिए प्रोटोटाइप जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो प्रोटोटाइप आपको बताता है कि आप एक अच्छा सोल्यूशन तो नहीं निकालते, प्रोटोटाइप आपका फाइनल सोल्यूशन नहीं होता है, लेकिन ये आपकी मदद जरूर करता है ताकि आप इसकी मदद से फाइनल सोल्यूशन निकाल सकें। तो आज तक का लेक्चर यहीं पे था। थैंक यू।